हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो पिछली क्लास में जहाँ तक हमने पढ़ा था दोस्तों, जैसे उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो मैंने बोला था कि आर्टिकल 107 से पढ़ने से पहले ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो है बिल्स क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, विधेयक क्या होता है ना। एक्ट क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ना था। तो वो सारे लेक्चर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देखिएगा। देन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बट उसके आगे के प्रोविजंस पढ़ेंगे। ठीक है। तो आर्टिकल 107 से आज लेके 101 तक पढ़ेंगे। और ये बहुत ही मतलब अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अगर आप बेयर एक्ट उठाओगे ना, ठीक है, तो अगर आप बेयर एक्ट उठाओगे तो इसमें बस डायरेक्टली लिख दिया गया है और इसको पढ़ के समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो इसको मैं एलोबरेट करूंगा आपको एक एक करके, तो आराम से देखते रहिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम 107 की, तो 107 क्या कहता है, आर्टिकल 107 क्या कहता है, प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल। ठीक है। ये बिल्स कैसे पास होंगे उसके बारे में बात करता है। विधेयकों की पुनर्स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में क्या करता है, उपबंध करता है कि बिल कौन कौन से होंगे, कैसे पास किए जाएंगे, इसके बारे में आपको क्या करता है, इसके बारे में आपको ये बताता है। ठीक है। ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, मैं बेसिक से आपको बता रहा हूं। ठीक है। अगर कोई मनी बिल है, ठीक है, मनी बिल और फाइनेंस बिल, है ना, ये दो बिल याद रखिएगा, मनी बिल और फाइनेंस बिल। ठीक है। ये दोनों जो है, अच्छा यहाँ लिखा तो है आर्टिकल 109 में बेसिकली डेफिनेशन है मनी बिल की, मनी बिल किसे कहते हैं, तो ये अभी आएगा तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 117 हम आगे पढ़ेंगे जिसको फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। ठीक है। ये दोनों बिल जो हैं, ठीक है, इन दोनों बिलों को छोड़कर बाकी जितने भी बिल आते हैं, जैसे संविधान संशोधन का कोई बिल हो, कुछ जनरल पर्पज के लिए चेंज कर रहे हैं, अब अपने संविधान में अमेंडमेंट कर रहे हैं, है ना, कोई नया एक बिल ला रहे हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस को हमने क्या दिया, आरक्षण दिया 10% वाला, है ना, अगर वो विधेयक आ रहा है, राइट। तो ये सारे बिल्स जो है किसी भी सदन में ला सकते हो आप, राज्यसभा, लोकसभा। आपको पता है कि हमारे संविधान में क्या है, दो हाउसेज हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के साथ साथ एक राज्यसभा आता है, ठीक है, और एक लोकसभा आता है ना, ये पूरा स्टेट होता है ये। ठीक। तो इसमें क्या कहता है, ठीक है, इसमें क्या कहता है कि आर्टिकल 109 और 117 में जो मनी बिल है 109 में और फाइनेंस बिल है, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी बिल है, ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये कौन सा बिल होगा, ये कौन सा बिल, जैसे आधार का बिल आया था, है ना, आधार जब आया था तो इसको चैलेंज, जब आधार का बिल आया था तो उसको मतलब हमारे स्पीकर ने क्या कह दिया था, आधार वाले को, आधार को ये कह दिया था कि ये क्या है, मनी बिल है, मनी बिल करके पास कर दिया। क्यों कहा, क्यों कहा, ठीक है, ये लॉजिक आपको आर्टिकल जब हम 109 पढ़ेंगे ना तो मैं आपको वहां पे समझाऊंगा कि मनी बिल होने के फायदे क्या होते हैं, है ना, मनी बिल फाइनेंस बिल क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, वो भी समझेंगे। अच्छा, जैसे जनरली होता है ना, जैसे आपका सेविंग अकाउंट होगा, है ना, तो आपको जो भारत सरकार का कुछ ऐसा अकाउंट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो भारत सरकार के 3 अकाउंट है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट। ये 3 अकाउंट है, ये हम लास्ट में करेंगे, पहले हम लोग टॉपिक पे रहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि बिल्स को, अगर कोई भी बिल्स ऐसा, चलो एक बार फिर से समझा ही देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कानून बनने के लिए 3 प्रक्रिया होती है। पहला क्या, पहले ड्राफ्ट बनाया जाता है, घर पे बैठ के हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट डिजाइन करते हैं, फिर उसको हम बिल के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। उसके बाद जब वो बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस, तो राष्ट्रपति जब साइन करते हैं तो एक्ट हो जाता है। ठीक है। इसको हिंदी में बिल ही बोलते हैं, इसको विधेयक बोल देते हैं। ठीक है, अधिनियम बोलते हैं, सॉरी विधेयक नहीं, अधिनियम बोल देते हैं। ठीक है, ये ड्राफ्ट होता है। अब देखो, अब इसको अगर मैं अच्छे से अगर एक समझाना चाहूँ, तो मान लो आपको स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिला, आप प्रोजेक्ट बन सोच रहे हो कैसे कैसे करना है। ठीक है। तो जब आप प्रोजेक्ट अपना डिजाइन कर रहे थे तो उसको क्या बोल दिया हमने, ड्राफ्ट। फिर जब ये प्रोजेक्ट आप ले जाके अपने क्लासरूम में रिप्रेजेंट किए तो ये क्या बन गया, बिल। और उसके बाद टीचर को बहुत अच्छा लगा तो उस पर टीचर ने क्या कर दिया, साइन। तो जैसे ही साइन किया वो क्या हो गया, अप्रूव हो गया आपके क्लास में, हुआ कि नहीं। जैसे ही आपके क्लास में ये अप्रूव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया। अब आप क्लास में दिखा सकते हो कि हमें टीचर ने क्या दिया है, एक्सीलेंट दिया है ना। सेम ऐसे ही आपका बिल होता है, पहले ड्राफ्ट होता है, फिर बिल होता है, फिर एक्ट।
तो जैसे यहाँ पे टीचर ने साइन किया था, यहाँ पे कौन करता है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं, आपके प्रेसिडेंट क्या करते हैं, साइन करते हैं, तो ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है कि एक तो विधेयकों के पुनर्स्थापना, मतलब विधेयक जो लाएंगे, जो हम बिल लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, वो कहाँ रखेंगे, सबसे पहली लाइन तो ये कहता है। ठीक है, प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की बात करता है, तो हम इंट्रोडक्शन बिल का कहाँ करेंगे, 109 117 को छोड़ के बाकी जितने भी बिल है, चाहे तो हम लोकसभा में ले जा सकते हैं, चाहे तो राज्यसभा में ले जा सकते हैं। करेक्ट है। ठीक है, 109 क्या कहते हैं, मनी बिल होता है, 117 क्या कहते हैं, फाइनेंस बिल होता है। बस बेसिक अभी जानो, आगे हम पढ़ने वाले हैं, है ना। ठीक, अब इसके पासिंग को लेकर रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये कब पास होगा, कब लैप्स होगा, इसके रिलेटेड चीजें हैं, है ना। देखो लैप्स कब कब होता है, तो 3 कंडीशन इसमें दी गई है। 3 कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि बिल किस दोनों हाउस में पेंडिंग है, राज्यसभा में भी पेंडिंग है और लोकसभा में भी पेंडिंग है, दोनों में पेंडिंग है ना। ना इसने अभी तक पास किया है, ना इसने पास किया है, ना लोकसभा में बिल पास हो पाया है, ना राज्यसभा में बिल पास हो पाया है। लेकिन क्या होता है, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस हो जाता है। प्रोरोगेशन का मतलब ये होता है कि सत्रावसान, मतलब छुट्टी जिसको बोल सकते हो ना, क्योंकि पूरे साल में जो हमारा सत्र चलता है वो 3 सत्र चलता है ना। तो मान लो पहले वाला सत्र खत्म हो गया, ठीक है, दूसरा अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये बीच का गैप हो गया, ये इस गैप की बात करता है। ये जो पहला वाला बात कर रहा है ना, ये इस गैप की ही बात कर रहा है आपको। ठीक है, क्या कि पहले सत्रावसान इसको बोलते हैं क्या, देखो पहला सेशन, सेशन को हम क्या बोलते हैं, सत्र बोलते हैं। फिर सेकंड सेशन, आपको पता है पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। ठीक है, विंटर सेशन, ठीक, एक मानसून सेशन और एक दूसरा होता है बजट सेशन, है ना। तो ये फर्स्ट सेशन हो गया, सेकंड सेशन हो गया, थर्ड सेशन हो गया, राइट। तो इसके जो बीच का गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सत्रावसान या प्रोरोगेशन बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि सत्र, पहला सत्र और दूसरे सत्र के बीच का क्या हो गया, सत्रावसान या सत्र अवकाश बोलते हैं ना। तो इसी से टर्म से आया है सत्रावकाश या सत्रावसान, राइट। इसके बीच गैप हो गया। अब यहाँ पे बिल आया इंट्रोड्यूस, मान लो यहाँ पे आया बिल, और यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय ने कहते चलो छुट्टी करते हैं, है ना। ठीक है, स्पीकर ने बोल दिया कि आज से सत्रावसान चालू हो गया, यहाँ से चालू, सत्रावसान यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो इस बीच में जो रहेगा टाइम पीरियड, इसमें बिल पेंडिंग रहेगा, क्योंकि कुछ पास होगा ही नहीं। जब पास नहीं होगा तो क्या वो रहेगा या खत्म हो जाएगा, तो इसमें कहा जाता है कि नहीं, वो बिल खत्म नहीं होगा, क्योंकि छुट्टी चल रही है। ऐसा थोड़ी कि सरकार खत्म हो गई, छुट्टी चल रही है, सरकार खत्म नहीं हुई है। ठीक है, बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी की सरकार है अभी, छुट्टी उनकी चल रही है, बस ऐसा समझ लो। ठीक है, किसी की भी सरकार हो, है ना। अब एक दूसरा कंडीशन देते हैं, आपको पता है पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि राज्यसभा से बिल पास हो गया है, लोकसभा में बिल जा रहा था, तब तक क्या हुआ, डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व का मतलब होता है कि सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार, मान लो गिरवी की सरकार, अभी बीजेपी की सरकार गिर गई मान लो। ठीक है, गिरने का मतलब यह है कि उनको मेजोरिटी नहीं रही, है ना, या मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, ऐसा समझ लो। अच्छा एक चीज और समझो, क्या, राज्यसभा को बोलते हैं परमानेंट हाउस, कई बार बोल देते हैं हम लोग, क्यों परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिजॉल्व नहीं होती, ये याद रखिएगा, ये डिजॉल्व नहीं होती। डिजॉल्व नहीं होती का मतलब क्या है, मतलब जैसे जब हम, अब लोकसभा का इलेक्शन होता है, ठीक है, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, सरकार चल रही है, मान लो बीजेपी की सरकार चल रही है, ठीक है, इलेक्शन आए, सरकार गिर गई, फिर नया पार्टी मान लो कांग्रेस आ गई, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सरकार पूरी चेंज होगी, ठीक है, पूरी की पूरी यहाँ से चेंज होगी इस लाइन से। लेकिन इसमें क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में दोस्तों ऐसे नहीं होता। राज्यसभा में क्या होता है कि 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 हर 2-2 साल पे चेंज होता है। जैसे जब शुरू में मान लो 1951-52 में इलेक्शन हुए, उस टाइम से मान लो अगर राज्यसभा स्टेब्लिश हुआ, चलना चालू हुआ 1952 से, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार हम पहले साल ना बस, जैसे मान लो राज्यसभा की सीटें तो 250 है, बट समझाने के लिए मान लो मैं लेता हूँ 300, ठीक है, ऊपर लिखता हूँ, मान लो राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी है, 300, नए पेज पे बनाते हैं,
राज्यसभा है, राज्यसभा टोटल सीटें मान लेते हैं, ये एक्स मतलब ऐसे माना है मैंने, है ना, ऐसा नहीं कर दिया कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, है ना। ठीक है। अब 1952 में क्या कहा इन्होंने, 1952 की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि यार काम करेंगे, हमारा राज्यसभा परमानेंट मेंबर रहे, मतलब परमानेंट हाउस रहेगा, ये गिरेगा नहीं कभी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1/3 पहले सीटें भरेंगे, तो 1/3 क्या हो गया, 1/3 100 सीटें। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, 2 साल बाद कितनी सीटें भरी, 1954 में कितनी सीटें भर ली, 1/3। कितना भरा ये। अब देखो इस वाले को इस टाइम तक कितने हो गए, 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इसका तो 0 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, ध्यान रखते हुए कंफ्यूज हो गया। इसका तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक आने में, या एक और तरीका बना देते हैं देखो। ठीक है, इसको यहां तक आने में कितने हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, लेकिन ये कहां पे है अभी, ये तो अभी 0 पे है। ठीक, फिर एक टाइम आया, फिर एक टाइम आया 1956। अब 1956 में क्या कहा कि 1/3 और भरेंगे, तो यहाँ पे 100 और भर लिया। अब इस टाइम पीरियड तक, इस टाइम पीरियड तक इसको कितने साल हो गए, 2 साल। इसको कितने साल हो गए, इसको कितने साल हो गए, 2 साल तो पहले ही हो रखे थे, 2 साल और हो गए, कितने हो गए, 4 ईयर, एक्सक्यूज मी। ठीक है, अब देखो जो पहले लोग चूज करके आए थे, इसको कितने साल हो गए, 2 साल 2 साल। अब क्या होगा, 1958 का टाइम आएगा, सॉरी, आपको पता है कि लोकसभा के मेंबर कितने साल के लिए रहते हैं, राज्यसभा के मेंबर की वैलिडिटी होती है 6 ईयर, ये लोग 6 साल के रहते हैं। ठीक है, सदस्य 6 साल के लिए रहते हैं, लेकिन जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के जो रहते हैं, राज्यसभा के दोस्तों रहते हैं 5 ईयर के लिए। ठीक है, क्लियर है ना। हुआ क्या, जब 1958 का टाइम आएगा तो कितने भरेंगे, 1/3। ठीक है, अब 1958 तक के टाइम पीरियड में देखो क्या होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, हटा के फिर से दिखाता हूँ आपको, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। ठीक है, देखो एक बार मैंने यहाँ सीटें भरी, एक बार यहाँ भरी, एक बार यहाँ भरी, और एक बार यहाँ भरने जा रहे हैं, है ना। अब जब सबसे पहले भरा था कब, 1952 में। अब मैं जब 1954 में आ रहा हूँ, तो इस वाले को, इस वाले को, ये वाला जो है, इसको 2 साल हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। लेकिन इसको क्या हुए रहेंगे, इसको तो 0 साल हुए रहेंगे यहाँ पे, मान लो यहाँ पे इसको 0 मान लेते हैं। लेकिन जब 1956 में आएंगे हम, तो यहाँ तक आते आते कितने साल हो जाएंगे इस वाले को, इस वाले पर्सन को, यहाँ पे इसको हो जाएंगे 2 साल, लेकिन इस वाले को कितना हो जाएंगे, 2 साल तो पहले था, फिर 2 साल और बढ़ जाएगा इसका, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको 4 साल हो जाएंगे, और इसका भी टोटल कितना हुआ है, 2 साल, और इस वाले का जो अभी नया भरे हम लोग, इसका रहेगा 0 साल, है ना। जब 1958 आएगा, 1958 में ये वाला यहाँ से 2 साल में कितना हो जाएगा इसका टोटल, 2 ईयर, और ये ऑलरेडी 2 साल था, 2 साल यहाँ और हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 4 साल। फिर इसका ऑलरेडी 4 साल था, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 6 साल। तो हुआ क्या कि 1958 में इस भाई साहब का टाइम पीरियड हो गया 6 साल। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको हटा के इनकी जगह 100 नए मेंबर और ऐड किए जाएंगे राज्यसभा में। ठीक है, फिर ऐसे ही जब 1960 आएगा, 1900 जब 60 आएगा, तो 1960 में क्या होगा, जब 1960 आएगा, जब 1960 आएगा तो 1960 में भी 1/3 लिखा जाएगा, तो इस 1/3 में कितने भरेंगे, 100। अब इस वाले में 100 कहाँ से आएंगे, जिसका 6 साल पूरा होगा, क्योंकि देखो इसका तो यहाँ आते आते कितना हो गया, 6 साल पूरा हो गया, तो ये वाले तो हट गए। अब बचा कौन है, ये। तो 1958 में किसका 6 साल पूरा होगा, इस वाले का। 4 साल ऑलरेडी सर्विस दे चुके हैं, 2 साल बाद 6 साल हो जाएगा, तो अब इस बार में ये हटेंगे और ये वाले नए ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपकी क्या करती है, राज्यसभा चलती रहती है। तो राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होता, है ना। ये एक साथ पूरे मेंबर हटा दिए, फिर नए ला दिए। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, और आपसे कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ना। इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है थोड़ा सा मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको दोस्त। ठीक है ना, देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया आपको तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, लेकिन इसको भूलिएगा मत। मैंने क्या समझाया आपको कि राज्यसभा जो होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, है ना, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। पहली लाइन मैंने क्या बोला, ये समाप्त नहीं होता, ऐसा समझ लो। क्या होता है,
राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों की वैलिडिटी कितनी होती है, मतलब आप अगर एक बार मेंबर हो तो कितने साल के लिए रहेंगे, 6 साल। और हर दूसरे साल कितने मेंबर भरे जाते हैं, 1/3। हर दूसरे साल 1/3 मेंबर को भरा जाता है। ठीक है, इतना मैंने समझाया। उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है वो सब सारी चीजें आपको आगे पढ़नी है। ठीक है ना, तो जस्ट मैंने अभी आपको ये समझा दिया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा कि 1952 में क्या किया था कि बस 1/3 भरा था। मैंने एग्जांपल के जैसे 250 है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए मैंने 300 ले लिया कि आपको सीधा सीधा समझ में आए। तो पहले साल बस उन्होंने 100 सीटें भरी। कितने भरनी थी टोटल, कितनी भरनी थी, 300, लेकिन भरा कितना, बस 100। फिर उसके 2 साल बाद हमने कितना भरा, फिर 100 भरा। फिर उसके 2 साल बाद कितना भरा, फिर 100 भरा। ठीक है, अब यहाँ आते आते हमारी पूरी सीटें कितनी हो गई, यहाँ तक आते आते हमारी पूरी सीटें 300 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो पहले आए थे उनको यहाँ तक आते आते कितने साल हो जाएंगे, 4 साल, इसको 2 साल, ये तो अभी नया नया आया है। लेकिन जब 1958 में आएंगे, 2 साल बाद देखेंगे हम, तो 2 साल बाद जब देखोगे तो इस वाले पर्सन को 2 साल 2 साल 2 साल 6 साल हो जाएंगे, ऊपर वाले को 6 साल हो जाएंगे, इसको 4 साल हो जाएंगे, इसको 2 साल हो जाएंगे। तो अब मैंने क्या बोला था कि आपकी वैलिडिटी कितनी है, 6 ईयर, है ना। जब 6 ईयर इसका पूरा हो जाएगा तो इसको हटना पड़ेगा यहाँ से, है ना। इलेक्शन ऐसे तो होता है, 5 साल बाद इलेक्शन क्यों होता है, कि 5 साल आपका पूरा हो गया, आप सत्ता में आसीन रहे, फिर से इलेक्शन कराइए, उसके बाद आप जीतिए या हारिए, उसके बाद आइए सत्ता में राज करिए। ठीक, तो सेम यहाँ पे ऐसे ही हुआ, यहाँ इनको हटना पड़ेगा, तो यहाँ से ये लोग हटते हैं और उनकी जगह कौन आएगा, नया आएगा कोई। ठीक है, ये पूरे हट जाएंगे यहाँ से। ठीक, अब ये नए आ गए यहाँ पे। अब फिर क्या हुआ, अब इनका भाई साहब का यहाँ पे 2 साल था, यहाँ 4 साल हुआ। यहाँ जब 1960 में आएंगे तो इनका 6 साल पूरा हो जाएगा, जो सबसे ऊपर है। इसका 4 साल रहेगा, इसका 2 साल हुआ रहेगा। तो जैसे ही आपका 6 साल पूरा हुआ, आप यहाँ से हटेंगे और आपकी जगह कोई नया आएगा। फिर ऐसे ही 1962 आया होगा, ठीक है, 2022 आएगा, 2024 आएगा। 2024 जब आएगा फिर इसमें क्या होगा, फिर 2024 में जैसे ये ऊपर कोई रहेगा तो ये ये 100 लोग हटेंगे, फिर उसकी जगह नीचे कोई नया आ जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा आपकी चलती रहती है, खत्म नहीं होती। मैं बस इतना समझाने के लिए इतना टाइम लिया मैंने कि राज्यसभा आपकी कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, क्लियर हुआ, है ना। ठीक, तो अगर राज्यसभा में कोई बिल पेंडिंग है या इसमें पेंडिंग है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि सत्रावसान होता है, सत्र का अवसान, तो बिल लैप्स नहीं हुआ, क्योंकि ये सरकार खत्म नहीं हुई है ना। देखो राज्यसभा तो खत्म होती नहीं, तो राज्यसभा के बारे में बात ही नहीं करना। अभी समझाया मैं ना, अभी जब हमने समझा जस्ट। लोकसभा के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। लोकसभा लोकसभा गिरी नहीं है, लोकसभा की छुट्टी चल रही है, ऐसा समझो, छुट्टी चल रही है। ठीक है, छुट्टी के बाद वापस सिंघम वापस आएंगे। ठीक, ये पहला टॉपिक क्लियर हुआ। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि अगर मान लो कोई चीज मैंने राज्यसभा में पास कर दी, है ना, राज्यसभा में क्या कर दिया, पास कर दिया, और लोकसभा में वो चीज डिसॉल्व हो गई, मतलब लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अब इसका क्या मतलब है, मान लो कि मेरे पास एक बिल था, मैंने कहाँ रखा था वो, राज्यसभा के पास, है ना। और राज्यसभा कैसी हाउस है, परमानेंट हाउस है, उसने पास किया। यहाँ आने से पहले ही सरकार गिर गई, या आई तब भी सरकार गिर गई, तो क्या वो बिल लैप्स होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो नई सरकार आएगी उस बिल को देखेगी कि यार पास करने लायक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका बिल बना रहेगा। तो यहाँ भी पहले वाले कंडीशन में बिल बना रहेगा, इस वाले में भी बिल बना रहेगा। मैं इसको थोड़ा समराइज करके ना बाद में इसको एक साइड करके आपको इधर थोड़ा सा अच्छे से इसको एलबरेट कर दूंगा, परेशान न होइए। फिर तीसरा कंडीशन देता है कि मान लो राज्यसभा में कुछ पेंडिंग है, तो राज्यसभा तो हमेशा चलती रहती है, तो कुछ भी पेंडिंग हो चलेगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि लोकसभा से कोई चीज पास हुआ, है ना, और लोकसभा क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया, और राज्यसभा में ये चीज है, तो बिल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इस कंडीशन में बिल लैप्स हो जाता है। हाँ, मुझे पता है आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ। बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को इसमें, ठीक है, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ इसमें। मैंने क्या बताया, पहला कंडीशन, ठीक है, कि बिल क्या है, ये बिल है। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं राज्यसभा पहले लिखा था तो राज्यसभा लिखेंगे। राज्यसभा है, राज्यसभा कैसी हाउस है, परमानेंट हाउस है। यहाँ पे क्या है, लोकसभा है। ठीक है, अब पहला कंडीशन मैंने ये दिया कि दोनों की छुट्टी चल रही है, तो बिल बना रहेगा, हाँ जी बना रहेगा। ठीक है, ये वाला बना रहेगा का वाला, है ना, बॉक्स में, ये क्या रहेगा, बना रहेगा। क्लियर है, बना रहेगा ना। ओहो, लाइट आ रही है बोर्ड पे, ठीक।
एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, मैंने क्या बताया कि लोकसभा की छुट्टी चल रही है, राज्यसभा की छुट्टी चल रही है, तो बिल क्या रहेगा, बना रहेगा। ठीक है, अब ये छुट्टी वाली है, छुट्टी है मतलब काम नहीं कर रहे हैं, मैं इसे छुट्टी लिख देता हूँ, है ना, खाता वाला। सेम यहाँ पे भी है। ठीक है, छुट्टी छुट्टी पे है बेचारे, 17 अवसान पे है तो बिल लैप्स नहीं होगा। फिर दूसरा ये मैंने कहा कि इसने क्या किया, पास कर दिया। ठीक है, इसने पास कर दिया और इनकी सरकार गिर गई है, ये बना रहेगा। अब ऐसे समझो, इसकी यहाँ छुट्टी है तब भी बना रहेगा, इसकी इसने पास कर दिया तब भी बना रहेगा। ठीक है, ठीक है। गड़बड़ कहाँ से होती है, बस हमेशा लोकसभा से गड़बड़ होती है। अब देखो तीसरा कंडीशन दिखाते हैं। अब तीसरा, या तो लोकसभा ने पास किया हो या लोकसभा के पास पड़ी हो, कोई दिक्कत होना उससे, आप ऐसे दिमाग मत लगाओ, इस पे दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, है ना। आप सोचो कोई गड़बड़ होगी इससे, नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे बिल क्या है, पेंडिंग है, इसने कोई काम किया ही नहीं है इस बिल पे। ठीक है, अब अगर लोकसभा ने क्या कर दिया, इसको पास कर दिया है, तो इसका क्या होगा। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन इसमें और थी, यहाँ पे जब इसने पास नहीं किया तो ये क्या होगी, डिजॉल्व हो गई, मैं डी लिख रहा हूँ, डिजॉल्व का मतलब खत्म हो गई, सरकार गिर गई। अब इसने पास किया, मान लेते आज मैंने बिल पास किया और आज ही मेरी सरकार गिर गई, ऐसे समझो। ठीक है, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग, बहुत 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 जल्दी भूल जाता है, और एक दो हफ्ते बाद ही पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आता है, और इसके अलावा एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जाता भी है। यूपीएससी पीसीएस कोई भी एग्जाम दीजिए आप, ठीक है, सब में पूछा जाता है। तो मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला कि दोनों दोनों लोग छुट्टी पे हैं, बिल रहेगा कि नहीं रहेगा, जिंदा रहेगा, टाइगर जिंदा रहेगा। ठीक है, राज्यसभा में कुछ भी करिए टाइगर जिंदा ही रहता है। फिर मैंने यहाँ से बिल पास कर दिया, कहाँ पे चला गया, लोकसभा में। ठीक है, और जब मैंने यहाँ से पास कर रखा है तो बचा रहेगा, क्योंकि परमानेंट ने इसको बचा रखा है। यहाँ छुट्टी पे कोई भी रहेगा तो खत्म नहीं होगा, इतना याद रखिएगा, नौकरी नहीं जाएगी आपकी। लेकिन अगर परमानेंट हाउस ने पास किया है तो बिल जिंदा रहेगा, ऐसा समझ के रखो। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, बिल पास नहीं किया लेकिन सरकार गिर गई। अगर बिल पास कर देते तो क्या हो जाता, तब तो कानून ही बन जाता। अब बहुत लोग के मन में आ रहा होगा, सर अगर ये भी बिल पास कर दे, ये बिल पास कर दो, अरे दोनों बिल पास कर दे तो कानून नहीं हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा ना, है ना। ठीक है, दोनों पास कर देंगे तो कानून हो जाएगा, राइट। तो इसने पास किया और लोकसभा से पास नहीं हो पाया, बेचारे की सरकार गिर गई, मान लेते प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तब भी आपका बिल बना रहेगा। अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तब भी बना रहेगा, क्यों, बस इसके वजह से, क्योंकि इसने पहले से ही पास कर रखा है, जो गिरेगा ही नहीं कभी, उसने टाइगर है ये, मैं इसको मान लो टाइगर है ना, एक था टाइगर वाला, टाइगर है, तो टाइगर ने पास कर रखा है, तो फिर क्या मजाल है कि कैटरीना कैफ मना करे, ऐसा वाला, ऐसे समझ लो, जेंडर बैच हो जाएगा यार, है ना, नहीं करते ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कैटरीना कैफ मना कर रही थी कि वहां मत जाओ, सऊदीया मत जाओ, लेकिन ये भाई साहब चले जाएंगे, तो ये है दोनों में जिंदा रहेगा। अब एक सबसे क्रूशियल वाला ये है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि अब मान लेते हैं राज्यसभा ने क्या कर दिया है, या तो पास नहीं किया है या तो इसके पास बिल पड़ा हुआ है, बस पास नहीं है, क्योंकि पास हो जाता तो गिरता ही नहीं, है कि नहीं, पास हो जाता तो गिरता ही नहीं, है ना। लेकिन अब सोचो, अब यहां से इसने पास किया, यहां से भेज दिया बिल यहाँ पे, लेकिन इनकी भाई साहब की सरकार गिर गई। अब मान लो बिल इन्होंने बनाया था, अब सरकारी गिर गई, तो इनके पास करने से फायदा क्या होगा, अभी तो बाद में पास करेंगे ना, पहले इन्होंने पास कर दिया था, ये बाद में, अगर इन्होंने पहले कोई काम किया है तो ये बिल हमेशा रहेगा, अगर इन्होंने पहले काम किया, इन्होंने बाद में कर रहे हैं तो बिल गिर जाएगा, ऐसे समझ लो। ये याद रखना सिंपल तरीका याद रखो। इस पे मैंने समय इसलिए दिया कि बहुत मतलब मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा ज्यादा ही समय दे दिया, बट कोई नहीं, ठीक है, ये आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया राज्यसभा वगैरह के बारे में। मैं एक बार फिर से शुरू से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, विधेयक को पुनर्स्थापना के बारे में एक आर्टिकल पे हमने बताओ 20 मिनट 25 मिनट दे दिया, कोई नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। तो प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन कहीं भी कुछ भी कर, इंट्रोडक्शन के बारे में बिल को कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मैंने बताया कि मनी बिल और फाइनेंस बिल 109 107 को छोड़ के 117 को छोड़ के कोई भी है तो किसी भी हाउस में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, है ना।
ठीक है, ये दोनों लोकसभा में जाते हैं। इसके अलावा मैंने बोला कि पासिंग कैसे होती है, बिल का पास करने के लिए क्राइटेरिया क्या है। देखो, एक तो ये कि दोनों पास कर देंगे तो पास हो जाएगा, एक एक छुट्टी चल रही है दोनों की, है ना, तब बिल भी बना रहेगा, ये भी पास हो जाएगा तो बना ही रहेगा। मान लेते इसने पास कर दिया, यहाँ पे पेंडिंग है ना, इसने पास नहीं किया है, तो मैंने बताया कि जब राज्यसभा कोई काम कर देगी तो जिंदा रहेगा, तो ये भी जिंदा रहेगा। ठीक है, अब इसने पेंडिंग है, इसने पास नहीं किया है अभी, इसने पास किया लेकिन इसकी सरकार गिर गई, तब भी ये लैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने सिंघम ने कुछ काम किया ही नहीं है ना, एक था टाइगर ने, इस वाले ने कुछ काम यहाँ पे किया नहीं था। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे, ठीक है, तो ये छुट्टी रहेगा तो जिंदा रहेगा। यहाँ पे इसने काम कर दिया लेकिन इसने काम नहीं किया, इसकी सरकार भी गिर गई, तो ये बचा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक था टाइगर ने काम किया था या सिंघम ने काम किया था, लेकिन यहाँ पे सिंघम ने काम नहीं किया है। जब नहीं किया है तो बिल नहीं रहेगा, चाहे ये लोग कुछ भी करते रहे। ठीक है, कुछ भी करने का मतलब सरकार गिर गई हो, अगर छुट्टी पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक कंडीशन आपसे और आपको पूछा जा सकता है, जैसे आप कहोगे कि सर मान लो राज्यसभा ने पास कर दिया, ठीक है, और छुट्टी हो गई, अब यहाँ पे पास हुआ ही नहीं। पूछ सकते हो ना कि मान लो इसने पास किया, छुट्टी हो गई, 17 हो गया, फिर क्या होगा? अगर इसने पास कर दिया, छुट्टी हो गई, तब भी जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि सरकार तो गिरी ही नहीं है। मैंने यहाँ पे हमेशा डी लगाया, डिजॉल्व हुई है सरकार, तब जाके हुआ। और वैसे भी ये कंडीशन ले भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर टाइगर ने या सिंघम ने पास कर दिया तो मतलब भाई साहब जिंदा रहोगे, तुम मरोगे नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग था, टाइगर देख ही नहीं पाया, मर गया बेचारा। क्लियर है? पक्का? चले आगे। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज इन द सर्टेन केसेस। देखो, अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि मान लो कि कोई बिल हमने भेजा, ठीक है, कोई बिल हमने भेजा और हुआ क्या कि मतलब विचार नहीं बना हम लोग के बीच में, है ना। तो होता क्या है, ये मनी बिल और फाइनेंस बिल के केस में नहीं होता है, बाकी साधारण विधेयक वगैरह इन सब के बारे में है। ठीक है, तो ज्वाइंट सेटिंग जनरली क्या होता है, जनरली ज्वाइंट सेटिंग देखोगे तो साधारण विधेयक में होता है, संविधान संशोधन विधेयक के केस में नहीं होगा, मनी बिल के केस में नहीं होगा, कुछ फाइनेंशियल बिल दो टाइप के होते हैं, बट अभी के लिए इतना समझो कि ना मनी बिल में ज्वाइंट सेटिंग होती है, ना संविधान संशोधन में ज्वाइंट सेटिंग होती है, साधारण विधेयक में ज्वाइंट सेटिंग होती है। बस इतना समझ के भी रखो। ठीक है, जब डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो मैं इसको और आपको एलुब्रेट करके एकदम डिटेल्स में और बता देंगे। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर आपको ज्वाइंट सेटिंग करानी है दोनों सदनों की, तो उसके लिए आपको कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, हम उसके बारे में बेसिकली बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखो ज्वाइंट सेटिंग में क्या होता है, कौन कितने हाउसेज होती हैं? दो, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अब बिल रिजेक्टेड बाय हाउस, कोई भी हाउस, मान लो इसने पास कर दिया, इसने रिजेक्ट कर दिया, या इसने पास कर दिया, इसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तब ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है। कैसे बिल रहेगा? मनी बिल और संविधान संशोधन बिल को छोड़ के, ऐसा समझ लो। फाइनेंस बिल को भी, फाइनेंस बिल भी इंक्लूड ही कर लो अभी के लिए। ठीक है, कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं, बट मैं अभी के लिए इतना समझ लो, मनी बिल, फाइनेंस बिल और, ठीक है, तो चाहे इसने पास किया हो, इसने रिजेक्ट किया हो, चाहे इसने पास किया, इसने रिजेक्ट किया हो, ठीक है, कोई एक नहीं मान रहा हो, समझ लो ऐसा है बेसिकली, है ना। दूसरा क्या है कि एक तो रिजेक्ट कर दिया, दूसरा डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने कह दिया कि इस बिल को हम पास ही नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर ये कह दिया कि ये वाले पोर्शन हटा दो, बस ये मतलब मान लो आपने तीन चीजें दी थी, ए बी सी लिखा था इसमें, एक पॉइंट ए लिखा था, एक पॉइंट बी लिखा था, एक पॉइंट सी लिखा था, उसने कह दिया कि भाई ये इस वाले पॉइंट पर हम डिसएग्री करते हैं, ठीक है, हम पास नहीं करेंगे जब तक इसको हटाओगे नहीं। मान लो लोकसभा ने बिल लाया और सिंप्लीफाई करते हैं लोगों, मान लो राज्यसभा है, ठीक है, इधर आपकी लोकसभा है, ठीक, लोकसभा ने कोई बिल पास किया, यहाँ पे भेजा, इन्होंने पढ़ा, ए बी सी डी ई करके पैरा है, इनको सी वाला पसंद नहीं आया, फिर इन्होंने क्या वापस भेजा इनके पास, क्या लिख के, ए बी डी ई। आप कहोगे सर को ए बी सी डी नहीं आती, क्योंकि सी तो इन्होंने हटा दिया। अब लोकसभा के पास एक चांस है कि ये भैया इसको संशोधन करके फिर से इसको क्या करो, पास कर दो। अब नहीं पास करेंगे हमने जो भेजा एकदम सही है। अभी इस पे क्या हो गया, डिसएग्री हो गया, हुआ कि नहीं, डिसएग्री, यही लिखा था मैंने, डिसएग्री। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब अवरोध उत्पन्न हो गया, नहीं बन रही है लोकसभा राज्यसभा में दोनों में, है ना, दुश्मन हो गए बेचारे।
ठीक है, और दूसरा है कि 6 मंथ तक। अब इस जब दुश्मन हो गए, ठीक है, जब दुश्मन हो गए तो फिर इन्होंने क्या किया, राज्यसभा के पास फिर से भेज दिया। राज्यसभा बोले कोई काम ही नहीं करेंगे, जाओ, नहीं करते। कितने साल तक, कितने साल तक कह रहे हैं, कितने कितने महीने तक, 6 मंथ। अगर 6 मंथ तक कोई ये लोग काम नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि अब ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत हमें है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये सारी कंडीशन या इन सारे बिनाहों पे क्या करेंगे, इन सारे बिनाहों पे दोस्तों राष्ट्रपति क्या कहेगा, राष्ट्रपति कहेगा कि हम क्या करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। ठीक है, क्या बुलाते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। तो राष्ट्रपति क्या बुलाएंगे, ज्वाइंट सिटिंग। तो राष्ट्रपति इन तीनों कंडीशन के केस पे क्या करते हैं, प्रेसिडेंट हमारे ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाते हैं। ठीक है, अब ज्वाइंट सिटिंग में क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुला देंगे। अच्छा, ज्वाइंट सिटिंग में कंडीशन होता है, समझ लोगे आप, समझाऊं, सुनना आ जाएगा। ठीक है, यही पे समझाता हूँ। देखो, अब ये 3 कंडीशन के बेसिस पे क्या करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग होगी। अब ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या है, ज्वाइंट सिटिंग का मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ बैठेंगे। ठीक है, अब इसमें मान लो 250 सीटें हैं। ठीक है, मैं फुल सीटें ले रहा हूँ, इसमें 550 सीटें हैं। टोटल डेट ऐड करोगे 700-800 हो जाएंगे, 800 होगी ना। वैसे पूरी सीटें नहीं है बट मैं एग्जांपल करूँ, 800। तो ये 800 लोग अब एक साथ बैठेंगे। पहले अलग अलग हो रहा था, लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग कर रहे थे, अब इन्होंने बोल दिया तो एक साथ होंगे। अच्छा, एक लैप्स वाला कंडीशन यहाँ भी आता है क्या, मान लो लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास नहीं किया। बताओ। देखो, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक, मान लो लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने नहीं पास कर रही है, या फिर राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया। ये कंडीशन हो रही है, ठीक है, ये कंडीशन कोई भी कंडीशन मान लो आप, या फिर ऐसा मान लो कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया। अच्छा, कंडीशन यही होता है हमेशा, ज्यादातर कंडीशन यही होता है। अब हुआ क्या कि प्रेसिडेंट ऑफिस से आ गया मैसेज सबको कि ज्वाइंट सिटिंग 2 तारीख को होनी है ना। मान लो आज 1 तारीख है और प्रेसिडेंट का 1 तारीख है मान लो आज, और प्रेसिडेंट ने कहा कि 5 तारीख को क्या होंगी, ज्वाइंट सिटिंग होगी। ठीक, जीएस, ज्वाइंट सिटिंग होगी 5 तारीख को। अब जब 5 तारीख को अगर ज्वाइंट सिटिंग होनी है, उससे पहले सरकार क्या हो, गिर जाए, लोकसभा, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे। अब इस कंडीशन में बिल का क्या होगा, एक कंडीशन ये बनता है, आपसे पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि ये जो आपका बिल है ना, ये ज्वाइंट सिटिंग, पहले ये ज्वाइंट सिटिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद सरकार जो मर्जी जहां चाहे जा सकती है। सिंपल सा समझ लो, अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया ज्वाइंट सिटिंग, क्योंकि सरकार गिरने से पहले प्रेसिडेंट ने बोल दिया था, तो आपका ये बिल रहेगा, इस पर ज्वाइंट सिटिंग होगी, वोटिंग होगी, उसके बाद सरकार गिरी है तो गिरी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट वोटिंग होती है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि आपको बिल लैप्स नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट ने बुला दिया है तो आपको जाना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक ये है, महामहिम ने बुलाया है तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है ज्वाइंट सिटिंग का केस इसमें। ठीक, अच्छा, एक चीज और है, जैसे ही प्रेसिडेंट ने कह दिया कि ठीक है ज्वाइंट सिटिंग होगी, मान लो 1 तारीख को उन्होंने बोला कि 5 तारीख को ज्वाइंट सिटिंग होनी है, तो ये जो 4 दिन का गैप रहेगा इसमें, है ना, 4 डेज का गैप रहेगा, 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक, या 5 तारीख तक, 5 तारीख तो वोटिंग भी होनी है। इस गैप पीरियड के बीच में कोई भी आप इस पर काम नहीं करोगे, आप कोई भी काम नहीं कर सकते इस बिल पे, आप कोई भी वर्क नहीं करोगे, जितना ये बिल है आपका ना, ना राज्यसभा काम करेगा ना लोकसभा काम करेगी। तो ये भी थोड़ा सा एक पॉइंट समझने के लिए मैंने बोल दिया, अगर कहीं कॉपी में नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं धन विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये तो। 34 मिनट, कोई नहीं। तो ये कहता है कि स्पेशल प्रोसीजर इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। व्हाट इज मनी बिल, ये बेसिकली बोलता है कि मनी बिल की परिभाषा बताइए। तो देखो, मनी बिल जनरली क्या होता है, सरकार के पास सबसे 3 फंड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंटेंजेंसी फंड,
और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। तो जो आप टैक्स वगैरह भरते हो ना, ये कहाँ रहता है, इसमें रहता है। ठीक है, ये कंटिजेंसी फंड होता है, ये इमरजेंसी वाला होता है, जैसे कहीं भूकंप आ गया, है ना, इमरजेंसी फंड होता है। और ये पब्लिक फंड होता है, जो इसको छोड़ के जो बच जाए इसमें लिख देते हैं, ये जो बचा हुआ कुछ बच जाए ना, इसमें डाल देते हैं उसको पब्लिक अकाउंट के नाम से। तो तीन फंड भारत के पास, ऐसा समझ लो कि भारत सरकार के पास तीन अकाउंट है। इस तीन अकाउंट को हमने कंटिजेंसी सॉरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट, ये तीन नामों से बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं या बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गए, ये तीन फंड याद रखिएगा, ये आपको मैंने बता दिया। इसमें से टैक्स किसी का आ रहा है, कहीं कर लगा रहा है, भारत सरकार कुछ कर रहा है, कोई फंड मिल रहा है, तो ये इसमें डालते रहते हैं। कुछ ऐसे पर चीजें भी होती है जो इसके अलावा हो रहता है, जैसे LIC का पैसा आ रहा है तो इसमें डाल दिया, ऐसे कुछ, है ना। तो ये तीन फंड बना रखे भारत सरकार ने। तो इसमें धन विधेयक को क्या करते हैं, जैसे आप कोई टैक्स लगा रहे हो, टैक्स घटा रहे हो, टैक्स बढ़ा रहे हो, टैक्स में कुछ चेंजेस कर रहे हो, टैक्स वैसे ही रख रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें जितनी भी आप चीजें कर रहे हो, क्या कर, ये सारी चीजें कहाँ आती है, ये विधेयक के, धन विधेयक के अंतर्गत में आती है। जहां पैसे का लेन देन हो, बेसिकली वो धन विधेयक होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसको, धन विधेयक को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है। देखो, धन विधेयक को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस आप नहीं कर सकते, ये कहाँ करना पड़ेगा आपको, लोकसभा में। रीजन इसका ये है कि मान लो अभी तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, ठीक है, कि राज्यसभा में मान लो कांग्रेस की मेजोरिटी जाती है, लेकिन राज्यसभा कैसे चूज किया जाता है ये थोड़ा सा आपको आगे समझना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की 550 सीटों में से मान लेते हैं 400 सीटें, ठीक है, और 250 में से इसके पास मान लेते हैं 50 सीटें, 85 सीटें मान लेते हैं, बाकी मान लेते हैं 200 कांग्रेस के पास है। ये मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ बस, ये कांग्रेस के पास है, ये बीजेपी के पास है। ठीक है, अब हुआ क्या कि मान लेते हैं अगर हम मनी बिल को इंट्रोड्यूस कहाँ करते, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में अगर प्रस्तुत करते तो मेजोरिटी तो कांग्रेस के पास है कि नहीं। जबकि आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे सरकार किसी चल रही है, बीजेपी की चल रही है। तो ऐसे में क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। अब जो बिल आएगा, फाइनेंस बिल आता है फरवरी के स्टार्ट, फर्स्ट वीक पे आता है, 1 जनवरी को आता है, ठीक है, बजट आता है, सॉरी बिल बजट आता है। अब बजट को, जो बजट में जितनी चीजें कही जाती है ना, उसको एक ड्राफ्ट होता है, बिल बनाया जाता है, फिर इसको पास करा जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ से पास होगा, फिर यहाँ जाकर अटक जाएगा। जब पास होगा नहीं तो सबको पैसा कैसे मिलेगा, सरकार ऐसे काम नहीं करती। देखो, ये जो पूरा सरकार के पास जो पैसा आता है खाते में, ये हर मिनिस्ट्री को बांटी जाती है, और बांटने के लिए पूरा प्रॉपर क्या बनता है, ड्राफ्ट, देन बिल, और फिर एक्ट बनता है कि किसको कितना कितना पैसा मिलेगा, कौन सी मिनिस्ट्री को कितना पैसा बांटा जाएगा, ये सारे होते हैं। तो अगर मान लो हम राज्यसभा के पास पावर दे देते हैं, और कांग्रेस के पास यहाँ पे मेजोरिटी है, सरकार ये चला रहे हैं, कांग्रेस पास बीजेपी सरकार चला रही है, कांग्रेस पास मेजोरिटी है। अब इसमें दिक्कत क्या हो जाएगा, ये बिल पास ही नहीं करेंगे। जब बिल पास नहीं करेंगे तो मिनिस्ट्रीज के पास पैसा जाएगा, नहीं जाएगा, सारी चीजें रुक जाएंगी। तो इन चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ठीक है, राज्यसभा यहाँ पे कमजोर बनाई गई है या कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो राज्यसभा के पास पावर बस इतना ही होता है कि चुपचाप मान लो। ठीक है, देखो, इंट्रोड्यूस आप कहाँ करोगे, इंट्रोड्यूस आप करोगे बस हमेशा लोकसभा में। मनी बिल है तो आपको कहाँ इंट्रोड्यूस करना है, लोकसभा में, इसमें लिखा हुआ है। राज्यसभा में आप इसको नहीं कर सकते। राज्यसभा को के पास जब बिल जाएगा, उसके पास 14 डेज का टाइम पीरियड होता है। उसमें या तो आप संदेश दे दो, मान लो, बता दो क्या चेंज करना है, या तो मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ना है जी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये माने ना माने कुछ भी करे, रिजेक्ट भी करना चाहे तो रिजेक्ट भी कर दे, लेकिन यहाँ पे भी यहाँ ये पास किए हैं, यहाँ ये पास किए हैं, तो इसमें पास हो जाएगा, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। इनके यहाँ पे सिंघम वाली भूमिका नहीं रहती है। जब पैसे की बात आती है तो सिंघम वाली भूमिका नहीं रहती, क्योंकि टाइगर क्या है, ईमानदार है, सिंघम क्या है, ईमानदार है। ऐसे याद रख लो कि जो ईमानदार है वो बेईमानी का पैसा नहीं बचा पाएगा। ठीक है, मैं देखो कहानियां बता रहा हूँ इसलिए कि आप याद रख सको, इसको समझ सको, मेरे पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से है ना मेरा किसी पार्टी से बहुत ज्यादा लगाव है ना, ऐसा है कुछ भी वो नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें एक पार्टी में अच्छी होती है, कुछ चीजें दूसरी पार्टी में अच्छी होती है। ठीक,
तो यहाँ पे क्या होता है, सिंघम कमजोर हो जाता है जहां पैसे की बात आती है, क्योंकि उसके पास ईमानदार है तो उसके पास पैसे ही नहीं है, ऐसे समझ लो। तो आप रिजेक्ट कर दो, या तो मैक्सिमम 14 दिन तक रख सकते हो, या तो कुछ एडवाइस दे दो कि भैया ये चेंजेस करके दे दो, ठीक है। नहीं मानोगे तब भी पास हो जाएगा, मानोगे तब भी पास हो जाएगा, रिजेक्ट करोगे तब भी पास हो जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा यहाँ पे कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो ये समझा हमने थोड़ा सा मनी बिल के बारे में, ठीक है। कहाँ लिखा है, 109 में, ठीक है। तो ये मनी बिल का प्रक्रिया हमने समझ लिया। अब आते हैं कि मनी बिल होता क्या है। मैंने मनी बिल बता ही दिया यार, यही पे बता दिया था मैंने, पीछे ही बता दिया सारा उसी में, ठीक है। तो देखो, अब मनी बिल में क्या करते हो आप, सरकार ने कोई, मनी बिल किसको कह देते हैं बेसिकली हम लोग ना, मनी बिल की परिभाषा इसमें देखिए तो मैं समझा देता हूँ। इस फंड वगैरह तो बता दिया मैंने यार, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को हिंदी में बोलते हैं संचित निधि, ठीक है। कंटीजेंसी को बोलते हैं आकस्मिक, आकस्मिकता या आकस्मिक का मतलब होता है इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी निधि। और तीसरा एक हो जाता है आपका पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट बोलते हैं उसको। पब्लिक अकाउंट क्या होता है, जो इस संचित निधि के अलावा बच जाए वो पब्लिक अकाउंट भेज देता है। ये इमरजेंसी के लिए लिखा जाता है, जैसे कहीं भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, है ना, उसके लिए रखा जाता है। भूकंप, सुनामी आ गई तो वहां के लिए बेसिकली रखा जाता है, तो ये सब पैसे उस टाइम पीरियड के लिए, है ना। अब मनी बिल किसको कहते हैं, तो देखो मनी बिल में या तो आप टैक्स लगा रहे हो, या टैक्स हटा रहे हो, या टैक्स बढ़ा रहे हो, या टैक्स घटा रहे हो, ठीक है। या तो कहीं किसी देश से लोन ले रहे हो, या तो लोन दे रहे हो, है ना। या फिर किसी को ग्रांट दे रहे हो, पैसे कुछ दे रहे हो या ग्रांट मिल रहा है आपको, ठीक है, उसमें भी जाता है। लेकिन अगर किसी के ऊपर फाइन लगा रहे हो तो फाइन मनी बिल नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर किसी के ऊपर फाइन लगा रहे हो, पेनाल्टी लगा रहे हो, तो ये मनी बिल नहीं है। क्या नहीं है, ये मनी बिल नहीं है, ठीक है। इतना ही बस बेसिक है इसमें, ठीक है। अब विधेयकों पे अनुमति की बात है, तो किन विधेयकों पे राष्ट्रपति की इसमें बेसिकली पावर की बात की जाती है दोस्तों, कि विधेयक अब राष्ट्रपति के पास क्या पावर रहती है, तो उसकी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और क्लास को समाप्त करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि 50 मिनट से ज़्यादा क्लासेस आपकी न जाए, है ना, क्योंकि उसका थोड़ा बोरियत होने लगता है बच्चों को, फिर बोर फील करने लगते हैं। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाऊँ, है ना, ठीक है। तो देखो, अब आपको पता है कि मनी बिल वगैरह में राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बेसिक थोड़ा समझाता हूँ। तो मनी बिल, फाइनेंस बिल के केस में क्या होता है कि पहले से अनुमति ली होती है, ठीक है। तो अगर बिल जब प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए जाता है तो वहां पे मना नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप स्कूल में खेलने गए, मतलब सॉरी घर पे हो आप, मान लो पापा से पूछे पापा खेलने जाऊं, मम्मी से पूछा मम्मी खेलने जाऊं, आपने उन्होंने बोला हाँ बेटा जा, आप चले गए। जब आप चले गए, जब खेल के आए तो मम्मी पूछ रही मेरे से पूछ के गया था क्या, तो आप बोलोगे ना अरे हाँ पूछ के तो गया था, अभी सुबह पूछा आपसे कि खेलने जाऊं शाम को, तो आपने बोला था हाँ, तभी तो मैं गया, नहीं तो नहीं जाता मैं। सेम ऐसे ही मनी बिल में होता है कि भैया प्रेसिडेंट बिल लाऊं क्या, बोला हाँ। अभी जब मैंने ला दिया तो बोले साइन करो, बोला मेरे से पूछा ही नहीं, मैंने कहा देखो पहले पूछ रखा है, टिक मार रखा है आपने, तो यहाँ पे क्या है, साइन कर देते, ठीक है। आप प्रेसिडेंट के पास इसमें, अच्छा एक चीज और मुझे याद आया, देखो मैं बताना भूल गया, ठीक, सही याद आ गया। मनी बिल की जो परिभाषा होती है ना, अब कई बार ये होता है कि मनी बिल किसको कहते हैं, ठीक है। तो मनी बिल जब नहीं समझ में आएगा तो स्पीकर क्या होता करता है, बताता है कि ये मनी बिल है कि नहीं है, वो तो मैंने आपको डिफिनेशन में बता दिया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए, जैसे इन सारी चीजों के बाद भी आपको नहीं समझ, जैसे आधार वाले मैंने बोला था, मैं आधार का समझाऊंगा इसलिए मुझे याद आ गया कि आधार वाले केस में अब आधार का पैसे से क्या लेना देना है, आप सोच के देखो। आप आधार से पैसा निकालने लगे हो आज ना, इससे पहले थोड़ी थी जब आधार आया था, तो आज आधार से हम पैसा निकाल लेते हैं, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर्स वगैरह से जाएंगे तो आप आधार से पैसा निकाल सकते हैं, बट पहले नहीं था ये, है ना। तो स्पीकर के पास अगर आप कभी भी नहीं समझ में आ रहा तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है कि नहीं है। तो जब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है अनुमति के लिए या साइन करने के लिए, तो एक स्पीकर का, ये जो स्पीकर होता है ना, इसका एक लेटर होता है जिसपे वो साइन करता है कि मैंने इसको मनी बिल कहा है, आप इसको अनुमति दे दें, ठीक है। तो ये पूरा उस पर एक लेटर लग के जाता है, किसका, स्पीकर का उस पर लेटर लग के जाता है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी याद रखेंगे हम लोग। हाँ, तो अब एसेट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे तो हो जाता है, ये सिंपल ही है। अब अगर मान लो आपका साधारण बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के पास चार चीजें होती हैं वहां पे, क्या, पहला ये है कि पास कर दे प्यार से,
जो आया भैया साइन कर दिया। दूसरा, राष्ट्रपति कहेगा यार थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, एक बार देख लो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भेज देगा राज्यसभा या लोकसभा, किसी के पास, दोनों के पास जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये देखने के बाद भेज देंगे तो फिर साइन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, देखने का मतलब ये है कि या तो वो संशोधन करके भेजे, मतलब इनके पास जब आया या तो कुछ चेंज करके भेजे, या तो बिना चेंज के क्या कर रहे ये लोग भेज दे वैसे ही, है ना। तो मान लीजिए राष्ट्रपति ने कहा हमने देखा कुछ चेंज किया, हमने भेज दिया, तो मान लेते यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, फिर कंडीशन है मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया और मैंने डायरेक्ट इनके पास भेज दिया कि लो जी साइन करो, मैंने देख लिया सही है, आप कह रहे देखने के लिए, मैंने देख लिया सही है, सही है, कुछ चेंज नहीं करना। एक कंडीशन ये आ जाती है इनके पास कि या क्या कर लें, पॉकेट वीटो कर लें। अब पॉकेट वीटो तो वैसे ही यूएसए से आया बेसिकली। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है कि बिल इनके पास पड़ी रह जाए, पड़ी रह जाए। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर अगर मनी बिल ऐसी पड़ी रह जाए तो, देखो क्योंकि मनी बिल में पहले से इन्होंने क्या किया था, ओके दिया था, पापा ने कहा था क्या कि जाओ खेलने। अब मैंने सुबह सुबह पापा से पूछा पापा खेलने जाऊं, बेटा शाम को बताऊंगा, पापा रात को आए 11 बजे। अब आप डर रहे कि अगर मैं पहले खेलने चल जाऊं बिना पूछे पापा आएंगे तो डांटेंगे या मारेंगे, ठीक है, तो आप खेलने ही नहीं गए। रात को पापा 11 बजे आए तो क्या हो गया, पॉकेट बिटो हो गया, पापा ने कुछ बोला ही नहीं। जब पापा आए भी तो कुछ बोला ही नहीं, तो क्या हो गया, ये पॉकेट बिटो हो गया, है ना, ठीक है। इनके पास एक ऑप्शन ये होता है कि ये मतलब मना कर दे कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, बट ऐसा होता नहीं है, भारत इंडिया में तो नहीं होता है एटलीस्ट, है ना। इनके पास चांस होता है, बट ऐसे में है कि प्रेसिडेंसी इनकी चली जाएगी, राष्ट्रपति से इस्तीफा हो देना पड़ जाएगा इनके लिए, ठीक है, क्योंकि जनरली राष्ट्रपति वही होता है, मतलब उसके आस जिसका मतलब सरकार होती है, अगर बीजेपी की सरकार तो देखोगे बीजेपी के ही प्रेसिडेंट होते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि 1-2 साल इधर उधर हो जाता है कई बार कि अब सरकार आई तो कांग्रेस को मान लो, जब 2014 का इलेक्शन देखोगे आप, तो प्रणब मुखर्जी उसमें राष्ट्रपति थे, तो वो तो कांग्रेस के थे, लेकिन प्रधानमंत्री रहे इनके टर्म, सॉरी प्रधानमंत्री मतलब बीजेपी की सरकार के टाइम पे भी क्या थे, राष्ट्रपति थे, तो वो पॉसिबल है, बट 1-2 साल के लिए रहता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा चीज़ें खत्म होती दोस्तों। आशा करता हूँ कि वो वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। हमने कोशिश किया था कि थोड़ा सा एलोब्रेट करें, अच्छे से समझें, ठीक है। तो ऐसे समझेंगे तो आगे चल के हम इसके आगे वाले वीडियोज लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।